आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उपसह संयोजन यौगिक। तो अभ्यास के अंतर्गत दिए गए जो प्रश्नोत्तर हैं, अभी हमने नीट की पुस्तक पढ़ी, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो इनके हमको फार्मूले लिखना है। तो पहला है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इसका हमको नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड और फिर क्लोराइड लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो कोबाल्ट है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए अगर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है कोबाल्ट की, या यूँ कहें कि इस पूरे कंपाउंड की। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी तो कोबाल्ट की जो वैलेंसी होती है वो +1 मतलब 1 होती है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो जाहिर सी बात है कि 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर 3 क्लोरीन होंगे। और ये कोबाल्ट हमारा चूँकि मेटल है तो ये सेंट्रल आइटम की तरह हम इसको रखेंगे। तो सेंट्रल आइटम को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़े वाले कोष्ठक में सबसे पहले कोबाल्ट को लिखा गया, और इसके बाद टेट्राएमीन यानी NH3 4 है। टेट्रा, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, इस तरह लिखा जाता है। तो टेट्रा का मतलब 4 होंगे तो NH3 ब्रैकेट के बाहर 4 लिख दिया। डाई एक्वा, एक्वा पानी के लिए लिखा जाता है H2O के लिए, और वो 2 है तो H2O लिखा ब्रैकेट के बाहर 2 डाई। और कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, वो 3 रहेगी। और इसके बाहर क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट की 3 है इसलिए क्लोराइड Cl- होता है, तो इसके साथ 3 क्लोराइड जुड़ सकते हैं तो Cl3 हो गए। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। अब दूसरा आ जाता है, देखिए पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकिलेट सेकंड। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकिलेट सेकंड। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट थर्ड फिर क्लोराइड लिखा था, कोबाल्ट बाद में था, यहाँ कोबाल्ट को पहले लिखा गया। यहाँ पर पोटेशियम टेट्रासाइनो निडो निकिलेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पोटेशियम है तो पहले पोटेशियम को बाहर लिखेंगे, और चूँकि यहाँ टेट्रासाइनिडो निकिलेट, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रही होगी। और K+ होता है इसलिए 2 पोटेशियम आयन जुड़ सकते हैं तो K2 लिखा गया, 2 जुड़ सकते हैं तो K2। और बड़े ब्रैकेट में टेट्रासाइनिडो निकिलेट है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो साइनाइड होंगे Cn वो 4 होंगे टेट्रा। यहाँ पर देखिए Cn6 लिखा है, गलत लिखा है, 4 होना चाहिए था, इसको काट के 4 कर लीजिए। ये 4 होंगे, 6 नहीं होंगे, 4 होना चाहिए था, 6 नहीं। इसको हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजी वाली बुक में। यहाँ पर देखिए 4 लिखा गया है, तो 4 होंगे, 6 नहीं होंगे, तो 4 होगा और निकिल होगा, तो यहाँ पर निकिल हो जाएगा और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखिए अगला है हमारा, कह रहा है ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन। फिर है क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए इथेन 1,2 डाईएमीन को NCERT में हमने पढ़ा था तो इन लिखा जाता था, तो यहाँ पर देखिए इन लिखा है, और यहाँ ट्रिस लगा हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर 3 हो जाएगा। और क्रोमियम थर्ड, इसका मतलब क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के साथ है,
तो Cr, और इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। और चूँकि क्लोरीन Cl- होता है और क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो 3 क्लोराइड आयन जुड़ेंगे तो Cl3 हो गया। इस तरह से हमने इसको लिखा है। अब अगला आ जाता है, देखिए कह रहा है एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट सेकंड। तो एमीन ब्रोमिडो है, फिर क्लोरिडो है, फिर नाइट्रिडो है, नाइट्रिटो, फिर एन प्लेटिनेट सेकंड। अब देखिए सेकंड जब लिखा गया है तो इस सेकंड के बाद में कुछ भी नहीं लिखा गया है। यहाँ भी देखिए कोई मेटल आयन नहीं दिख रहा है हमको। एमीन है, ब्रोमिडो है, क्लोरिडो, नाइट्रिटो है, एन प्लेटिनेट है। ये प्लेटिनेट जो है ये Pt, यही मेटल आयन है। तो इसको देखते हैं फिर। तो यहाँ पर देखिए एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट, इसके बाद सेकंड के बाद कुछ नहीं लिखा गया, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। और इसमें देखिए यहाँ पर पोटेशियम लिखा गया था। तो कुल मिला करके इसका मतलब ये है कि इसके बाहर कोई आयन नहीं है। तो आयन ना होने की वजह से ब्रैकेट में ये पूरा नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनेट है, इसका मतलब प्लेटिनम, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यही सेंट्रल आइटम है। तो देखिए Pt को सबसे पहले लिखा गया। अब एमीन 1 है तो एमीन लिख दिया गया NH3। फिर ब्रोमिडो 1 ही है, डाई ट्राई कुछ नहीं लिखा तो Br लिख दिया गया। फिर क्लोरिडो है, डाई ट्राई कुछ नहीं, इसका मतलब अकेला है तो Cl लिख दिया गया। फिर नाइट्रिटो, इसका मतलब कि नाइट्राइट एक ही है तो NO2 लिख दिया गया। एन प्लेटिनेट, प्लेटिनम हमारा सेंट्रल आइटम है तो यहाँ लिख दिया गया, ब्रैकेट बंद कर दिया गया। अब चूंकि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है और दूसरा आयन नहीं है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर NO2 है तो इसमें माइनस लिखना चाहिए था, जो नहीं लिखा है। यहाँ पर देखें इंग्लिश वाली बुक में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस भी लगेगा, इसको हमें ध्यान देना। अब अगला हमारा आ जाता है डाइक्लोरोबिस। डाइक्लोरोबिस इथेन 1,2 डाईएमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, ये लिखा हुआ। तो प्लेटिनम हो गया, तो सबसे पहले प्लेटिनम सेंट्रल आइटम। इसके बाद क्या है, डाई क्लोरो है तो Cl2 हो गए। बिस इथेन 1,2 डाईएमीन, तो ये ब्रैकेट में En लिखा, बिस का मतलब 2 होता है, ट्रिस का मतलब 3, तो ये बाहर 2 लिख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। और प्लेटिनम 4 के बाद नाइट्रेट है तो नाइट्रेट लिखा NO3 और बाहर इसका ट्वाइस होगा, क्योंकि प्लेटिनम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। इसको ध्यान देना, इस प्लेटिनम से 2 लिगेंड जुड़े होंगे, 2 बाकी होगा, इसीलिए NO3 में ट्वाइस लिखना पड़ा। इन सब बातों का हमें ध्यान देना। अब देखिए छठवां आ जाता है, कह रहा आयरन 3rd हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड। तो आयरन 3rd हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड, तो इसका मतलब है कि जो आयरन है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या 3 है, तो Fe4, फिर ब्रैकेट में हेक्सासाइनिडोफेरेट, फेरेट भी है यानी Fe, तो Fe हेक्सासाइनिडो है यानी Cn का होल 6 होगा और ब्रैकेट के बाहर 3 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आयरन का 3rd ये ब्रैकेट में देखे लिखा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अंदर वाला जो Fe है वो +2 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है और बाहर वाला +3 के साथ। और इस ये जो 3rd है ब्रैकेट में, इसी की वजह से यहाँ पर 3 लगाना पड़ा। तो इन बारीकियों को आप NCERT पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगला देखिए, उसी का उलट क्वेश्चन हमारे पास फिर पूछा गया है,
कि निम्नलिखित उपसर्ग संयोजन यौगिकों की IUPAC नाम लिखिए। अब इनके IUPAC नाम लिखना है, तो जैसे C0NH3 का होल 6Cl3। अब यहाँ पर कोबाल्ट सेंट्रल आइटम है और इसके साथ 6 NH3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 NH3 है तो हेक्सा एमीन, और ये सेंट्रल आइटम कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 3 होगी क्योंकि Cl3 जुड़े हैं, तो ब्रैकेट में 3rd, फिर क्लोराइड। इस तरह लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए Cl2 जुड़े हुए हैं कोबाल्ट के साथ में। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में C0NH3 Cl2, तो Cl2 दो बाहर है, एक अंदर है। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये देखिए कुछ गलत है, यहाँ पर NH3 के 5 होना चाहिए, पेंटाएमीन क्योंकि लिखा है। यहाँ पर देखिए 5 है, तो कहीं कहीं हिंदी वाले में मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पेंटाएमीन, फिर क्लोरीन है तो क्लोरिडो, कोबाल्ट है सेंट्रल एटम तो कोबाल्ट, कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 3rd है, और फिर Cl बाहर लिखा है तो क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब देखिए K3FeCN6 आ गया जैसे ऊपर था, तो यहाँ पर देखिए K3FeCN6 है, तो पोटेशियम Cn का 6 है, तो हेक्सा साइनो, और Fe है तो फेरेट। Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी क्योंकि K3 है यहाँ पे, तो 3 3rd हो गया। अगला है K3FeC2O4 का होल थ्राइस, फिर इसको लिखेंगे तो K3 है तो पोटेशियम, अब 3 है तो ट्राई, या ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो, Fe है तो फेरेट, K3 है इसलिए 3rd हो गया। अब आ गया 5वां, तो यहाँ पर 5वें में देखिए K2PdCl4 है, K2PdCl4। तो यहाँ पर देखते हैं, तो फिर शुरू करेंगे। K2 है तो पोटेशियम, PdCl4, Cl4 है तो टेट्राक्लोरिडो, PD यानी पैलेडियम है तो पैलेडेट, और K2 यानी 2 है तो पैलेडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी तो सेकंड। अब आगे देखते हैं PTNH3 का होल ट्वाइस, ClNH2CH3, Cl बाहर है, तो अब यहाँ से समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो प्लेटिनम तो सेंट्रल एटम है, तो यहाँ से देखते हैं तो NH3 2 है तो डाई एमीन, क्लोरीन है Cl तो क्लोरिडो, और NH2CH3 है तो मेथिल एमीन, ये मेथिल ग्रुप है एमीन, तो मेथिल एमीन ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में मेथिल एमीन लिखा। फिर सेंट्रल आइटम Pt है तो प्लेटिनम। अब देखिए एक Cl अंदर है, एक Cl बाहर है, इसका मतलब प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी तो 2 लिखा, और फिर क्लोराइड बाहर लिखा। तो इस तरह से हम लोग नामों को लिखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित संकुलों यानी कॉम्प्लेक्स द्वारा प्रदर्शित समावयवता यानी आइसोमेरिज्म का प्रकार बतलाइए तथा इन समावयवों की संरचना बनाइए। तो कौन सी समावयवता है ये हमको बताना है और उनकी नीचे संरचना भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए के CrH2O का होल ट्वाइस, C2O4 का होल ट्वाइस, ये इस तरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए H2O 2 है और C2O4 2 है, Cr के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस, क्योंकि 2 H2O है, 2 ऑक्जिलेट है, तो इसका मतलब ये एक ही तरफ जब जुड़ जाएंगे तो सिस हो जाएगा, अपोजिट जुड़ जाएगा तो ट्रांस होगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर में बनाया गया है, तो K है तो K प्लस को बाहर लिखा और ब्रैकेट के अंदर ये जितना है, तो Cr हमारा सेंट्रल आइटम हो गया। अब ये ऑक्जिलेटो को OX लिखा है, OX, और ये Cr,
तो देखिए दोनों H2O एक ही तरफ हैं, तो इसको सिस यानी समकक्ष होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों H2O अपोजिट हो गए, एक ऊपर हो गया एक नीचे। यहाँ पर अगर एक लाइन खींची जाए तो मान लें लाइन के ऊपर दोनों H2O हैं तो सिस है एक ही तरफ, और एक H2O देखे नीचे चला गया अपोजिट तो ट्रांस हो गया। तो ये सिस है, ये ट्रांस है, तो ये विपक्ष हो गया, ये समपक्ष हो गया। तो ये K+ है, ये K+, तो ये विपक्ष वाला हो गया, यानी सिस ट्रांस समावय होता है, ये शो करेगा। ये ज्यामिति यानी जियोमेट्री भी हम लोगों ने बना ली। अब अगला है C0En का होल थ्राइस Cl3। तो इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 En है और Cl3 है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी ये पहले वाले का ही यहाँ बनाया है, एक का वाला है सिस ट्रांस, और यहाँ पर खा सिस ट्रांस डेक्स्ट्रो और लियो यानी D और L फॉर्म है, उसी को बनाया, ये दर्पण रख करके अब दिखाया है। पहले बिना दर्पण के, तो जैसे दर्पण है तो दर्पण रखा हुआ है, तो जैसे ये दर्पण है, शीशा में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो ये वाला तो H2O उसी जगह दिखेगा, ये इधर को जैसे है तो यहाँ पर इधर को दिखेगा। ये कहने का मतलब ये ऑक्जिलेट पीछे को है तो यहाँ भी पीछे को दिखेगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के। अब इसी प्रकार से हम इसको देखें, ये दूसरे वाले को C0En का होल थ्राइस Cl3 ब्रैकेट के बाहर है, तो इसके भी दो प्रकाशिक समावयवी हो सकते हैं। तो इनको भी देखें, यहाँ पर बनाया गया है C0, ये En का होल थ्राइस था तो En, ये En है, ये En है, ये D रूप है डेक्स्ट्रो यानी कि दाहिनी तरफ घुमाने वाला, लियो मतलब वाई तरफ, L का मतलब लेफ्ट समझिए, D का मतलब दाहिनी तरफ समझिए। तो ये D और L फॉर्म हो जाएंगे। ये देखिए दर्पण रखा गया है, तो दर्पण पे ये प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाया गया है। तो ये भी D और L फॉर्म है, यानी प्रकाशीय समय होता है, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर +3 लिखा है। अब देखिए अगला आ जाता है हमारा इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं, तो और आसानी से देखने में आसानी रहेगी। ये आ जाता है C0NH3 का होल 5NO2 और ये बाहर NO3 का होल ट्वाइस। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए NO3 का होल ट्वाइस ये बाहर है और C0NH3 का होल 5NO2 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बाहर NO3 तो आयनन वाली बात आ जाएगी, तो आयनन समावयव हो जाएंगे, यानी आयनन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखिए निम्न समावयव संभव है, इसके 2 आयनन तथा 2 बंधनी समावयव संभव है। तो 2 आयनिक आइसोमेर और 2 बांड वाले होंगे। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं कि जो आयनन समावयवी हैं वो कौन कौन से हैं। तो C0NH3 का होल 5NO2, NO3 का होल ट्वाइस, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि C0NH3 का होल 5, अब ये NO3 भीतर आ जाएगा, NO3 एक आ जाएगा भीतर और एक बाहर ही रहेगा, और ये NO2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से ये 2 समावयवी हमारे हो सकते हैं। अब बंधनी समावयवी में देखें तो C0NH3 का होल 5NO2, NO3 का होल ट्वाइस, ये तो है ही। दूसरा क्या हो जाएगा C0NH3 का होल 5ONO, जैसे NO2 लिखा है तो ONO, एक बार N आबंध के साथ रहेगा, एक बार O, और फिर ये NO3 का होल ट्वाइस बाहर रहेगा। तो इस तरह से आयनन समावयवी और बंधनी समावयवी दोनों संभव। तो कुल मिलाकर के देखें, यहाँ ये बात साबित हुई कि आयनन आइसोमेरिज्म यानी आयनिक आइसोमर भी बनेंगे और लिंकेज आइसोमर, बंधनी मतलब लिंकेज आइसोमर भी यहाँ पर बनेंगे, और आयनिक आइसोमर भी बन सकते हैं। देखिए
यहाँ पर जो है ये तो अगला है, यहाँ पर देखिए C0NH3 ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और ये NO2 है। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम कोई दर्पण रख दें, शीशा रख दें, तो इसका प्रतिबिंब इसका उल्टा बनेगा। तो NH3 जो इधर है वो इधर बन जाएंगे, ये बनेंगे, और ये जो इधर पीछे हैं वो इधर उल्टा NO2 और ये NH3 बन जाएंगे। तो इट कैन आल्सो शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज और आयनाइजेशन, इसके साथ में ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेंगे। तो देखिए हिंदी वाली बुक में केवल 2 ही दिखा रहा है, आयनिक आइसोमर और लिंकेज, जबकि ऑप्टिकल भी बनेंगे इसके, तो इसको ध्यान देना। अब देखिए चौथा आ जाता है हमारा, ये चौथा आ जाता है PTNH3H2OCl2। तो इसके बारे में देखते हैं, PTNH3H2OCl2 चौथा। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है PTNH3H2OCl2। तो PT सेंट्रल आइटम है, Cl जुड़ा है, Cl जुड़ा है, H2O है, NH3 है। तो यहाँ पर देखिए सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। एक बार क्या होगा कि ये Cl एक ही तरफ है देखिए, और एक तरफ ये अपोजिट हो जाएंगे। चाहे Cl को ले लें, Cl, तो एक बार एक ही तरफ है और एक बार ये अपोजिट होगा। तो ये समपक्ष और विपक्ष यानी सिस और ट्रांस आइसोमर बन जाएंगे। तो ये PTNH3H2OCl2 ये हमारा सिस और ट्रांस यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है इसका प्रमाण दीजिए कि C0NH3 तथा C0NH3 आयनन समावयव है, इस बात का हमें प्रमाण देना। तो यहाँ पर देखिए SO4 एक बार बाहर है, यहाँ पर एक बार SO4 अंदर है, यहाँ पर Cl एक बार अंदर है, यहाँ पर Cl एक बार बाहर। तो ये आयनिक आइसोमेरिज्म है, ये बात हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आयनन समावयव या आइसोमर जल में घुलकर भिन्न आयन देते हैं, इसलिए विभिन्न विकर्मकों के साथ भिन्न भिन्न विक्रियाएं देते हैं। तो आयनिक आइसोमेरिज्म का मतलब ये कि आयन बनेंगे, और जब आयन बनेंगे तो जो जिस प्रकार का आयन होगा वो रिएक्शन करके अलग अलग अपने प्रोडक्ट देगा। तो वही कह रहा है कि आयनन आइसोमेरिज्म जल में घुलकर भिन्न आयन देते हैं, इसलिए विभिन्न विकर्मकों के साथ भिन्न भिन्न विक्रिया देते हैं। तो यहाँ पर देखिए C0NH3 ClSO4 प्लस Ba+2 की रिएक्शन होगी यानी बेरियम आयन की। तो यहाँ पर देखिए SO4 बाहर है तो BaSO4 बन जाएगा सॉलिड, इसको ध्यान देना। जो अंदर होगा उसकी क्रिया नहीं होगी, जो बाहर होगा उसकी होगी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला है C0NH3 SO4 Cl बाहर है, इसकी Ba+2 से रिएक्शन कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर SO4 अंदर है, अंदर वाले की कोई क्रिया नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखिए C0NH3 Cl SO4 इसकी Ag आयन या सिल्वर आयन से क्रिया कराएंगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि Cl AgSO4 से क्रिया नहीं करता, लेकिन Cl से करता है। तो जब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं C0NH3 SO4 Cl, इसकी Ag+ से रिएक्शन करते हैं तो AgCl सॉलिड बन जाता है। तो चूँकि दिए गए कॉम्प्लेक्स या संकुल विभिन्न विकर्मों के साथ भिन्न भिन्न विक्रिया देते हैं, अतः ये आयनन समावयव। तो आयनन समावयव इसलिए है क्योंकि अलग अलग रिएजेंट के साथ अभिक्रियाएँ अलग अलग प्रकार से। BaSO4 के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए यहाँ पर Cl बाहर है तो Ba+2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं। यहाँ पर AgCl के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर बाहर SO4 है, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं। तो इस बात को ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है संयोजकता अबंध सिद्धांत यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN
का होल फोर्स की पावर -2 आयन प्रतिचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला NiCl NiCl4 का होल पावर -2 आयन अनुचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में डायामैग्नेटिक और अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए NiCl4 का पावर -2 का चुंबकीय व्यवहार, तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl4 के पावर -2। तो Ni का परमाणु क्रमांक कितना है? 28 है। ये हमको पता है पीरियाडिक टेबल की वजह से। अब Ni यहाँ पर देखिए -2 है, इसका मतलब कि Na+2 के फॉर्म में होगा। तो Na+2 के फॉर्म में जब लिखेंगे तो NiCl का होल फोर्स -2 में निकिल की अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे Ni28 का, तो यहाँ पूरा जो है लास्ट में जब लिखेंगे 1s2s2 p3s3 p4 s3d4 p5 s4 d5 p6 s4 f5 d6 p8 ये सब जो है जब लिखेंगे क्रम से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पर देखिए जो D है, D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 D कक्षक में 5 3 8 होंगे, तो यहाँ 8 हैं, 4s में 2 जाएंगे, 4p खाली रहेगा। तो ये स्थिति बनती है जा करके। अब जब यहाँ पर Ni से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और Na+2 बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, और जिसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी वही नाभिक से के आकर्षण बल को छोड़कर मुक्त हो सकता है। तो ये 4s बाहर है, इसीलिए +2 बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे इसी 4s से निकल जाएंगे। तो यहाँ से निकल गए तो ये भी खाली हो गया। जब ये खाली हो गया और यहाँ पर जो ये Cn है ये वीक है, जब ये वीक है तो इसमें क्या होगा? वीक नहीं, ये Cn वीक नहीं स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा? ये पेयरिंग करा देगा। हमको बस इतना ध्यान देना है कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। तो चूंकि Cn स्ट्रांग है तो ये पेयरिंग करा देता है। जब पेयरिंग करा देगा तो यहाँ पर देखिए जो खाली थे, तो इसको ऐसे समझिए कि जब ये यहाँ पर आ जाएगा पेयरिंग होने पर, तो ये भी खाली हो जाएगा। जब ये भी खाली हो जाएगा तो Ni के साथ Cn 4 है, तो 4 1 2 3 4 कक्षक में Cn के इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से D 1s P के 2 कक्षक शामिल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो संकरण हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वो DsP2 होगा। इस तरह से ये इसको पेयरिंग करा देगा। तो यहाँ पर एक ये खाली हो जाएगा, एक ये खाली, 3 ये खाली, लेकिन Cn के 4 है तो 4 कक्षक भरे जाएंगे। तो एक ये खाली वाला भर जाएगा, एक ये और 2 ये। तो D के सारे भरे हैं तो D हो जाएगा, यस है एक, तो यस हो जाएगा। P के 2 भरे हैं तो sp2 संकरण हो जाएगा। तो संकुल आयन NiCn का होल फोर्स -2 प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें सब जोड़े में है। जब सब जोड़े में है तो इसको अब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए प्रतिकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को। प्रति शब्द प्रतिकर्षण से है तो प्रतिचुंबकीय है, और चूंकि 2 हैं इसीलिए अंग्रेजी में डायामैग्नेटिक कहा जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं। अब देखिए अगर NiCl4 का -2 को देखा जाए का व्यवहार कैसा है, तो ये चूँकि Cl दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तथा यह इलेक्ट्रॉनों को युग्मन नहीं कर पाता, तो वीक लिगेंड है हमारा Cl, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो अब कंडीशन क्या बन जाएगी उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर वैसे होगा, ये 4 पूरे भर जाएंगे जब Ni28 का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर 2 निकलेंगे जब Na+2 बनेगा, तो ये 2 खाली हो जाएगा। अब NiCl4 -2 में तो Cl हमारा वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये 2
अलग अलग हैं, अयुग्मित हैं तो ऐसे रहेंगे। फिर Cl हमारे, चूँकि यहाँ पर 4 Cl हैं हमारे, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि Cl इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को जो अनपेयर्ड हैं d ऑर्बिटल वाले या d सबसेल वाले, उनकी पेयरिंग ये Cl नहीं करा पाए, तो ये अनपेयर्ड रह जाएंगे। जब अनपेयर्ड हैं तो इसलिए ये हमारा अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होगा। तो संकुल आयन NiCl4- के d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए यह अनुचुंबकीय होता है इस कारण से। तो इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन किए। अब 6वां क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।